तब तक हमारे पेरेंट्स की इनकम का नियरली 33% से 40% तक इनकम सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस भरने में ही जाता है। यानी कि डेली 35+ स्टूडेंट सुसाइड कर रहे थे, और उसके पीछे का रीज़न क्या था कि वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे। यह है रियलिटी हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स की। डमी स्कूल कल्चर काफ़ी बढ़ता ही जा रहा है, वो स्कूल की तरफ ही अब लिमिटेड नहीं हो गया है, वो डमी कॉलेज कल्चर भी बनता ही जा रहा है। अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट से वो फाउंडेशन के नाम पे क्लास 5th क्लास 4th से ही बच्चों को IIT का फाउंडेशन या नीट का फाउंडेशन के बारे में पढ़ाते हैं, जिससे वो जो बच्चा होता है, वो जो छोटी उम्र का बच्चा होता है, जो पहले सिर्फ अपना पढ़ाई और खेलने के ऊपर फोकस करता है, मगर उसको पूरी तरीके से उसका खेलना बंद करके या उसका अदर एक्सटर्नल ग्रोथ बंद करके उसका पूरा चाइल्डहुड ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक फाउंडेशन के नाम पे खा जाते हैं। ये जो कोचिंग सेंटर से अभी वे लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी टाइम आ गया है कि अभी उनको कंट्रोल करें। Teaching has become a transaction, a business. On sale is a commodity called education. इस समस्या का एक ही समाधान है, और वो ये कि जब तक हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव नहीं करेंगे, इसे बेहतर नहीं बनाएंगे, तब तक शिक्षा वाली संस्कृति पर कोचिंग वाला कल्चर ही हावी रहेगा। साउथ एक्स में शो कर रहा था, सामने एक लड़का बैठा, 12th में 96% आए थे उसके। मैंने उससे पूछा कि यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है, कह रहा उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट। अर्ली पीरियड में हमारे इंडिया में गुरुकुल सिस्टम होती थी, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ रेसिडेंशियल लर्निंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एक सर्टेन एज के बाद बच्चे को उसके गुरु के आश्रम में जाना पड़ता था, और वहाँ जाके उसको सारी विद्या, सारी कलाएं, सारे शास्त्र सिखाए जाते थे, और उससे क्या है, एक पर्सन का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता था, यानी कि ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। उस गुरुकुल सिस्टम में आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट सीखने को मिलते थे। फॉर एग्जाम्पल वेदास एंड वैदिक साइंसेस, संस्कृत, फिलोसॉफी एंड इथिक्स, लिटरेचर एंड आर्ट्स, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड आयुर्वेदा, आर्चरी एंड वारफेयर। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म यानी एक ही जगह पे रह के आपको सीखना होता है, जिससे आपको जो नॉलेज मिलनी चाहिए उस हर एक फील्ड की नॉलेज भी मिलेगी, और किस वे में कैरेक्टर बिल्ड होना चाहिए वो गुरुकुल सिस्टम में काफ़ी अच्छी तरीके से आपको सिखाया जाता था। ये हमारी इंडिया की एक रिच कल्चर था, जो कि था गुरुकुल सिस्टम। इंडिया में गुरुकुल सिस्टम डिक्लाइन होने के पीछे 3 मेन रीजन है। उसमें का फर्स्ट रीज़न ये है फॉरेन इन्वेजन्स एंड डिसरप्शंस। जो भी इंडिया के बाहर के फॉरेनर्स होते थे वो इंडिया पे काफ़ी बार फ्रिक्वेंटली अटैक करते थे। इंडिया काफ़ी रिच कंट्री थी, इसकी वजह से जब भी वो अटैक करेंगे हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन और साथ ही साथ हमारे गुरुकुल सिस्टम पे वो अटैक करते थे, जिसकी वजह से हमारा गुरुकुल सिस्टम ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लगा। उसका सेकेंड रीज़न है ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पूरी तरीके से कंट्रोल में लिया था, तब उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम यानी कि गुरुकुल सिस्टम को उन्होंने पूरी तरीके से उखाड़ के फेंक दिया। वहाँ के जो टीचर्स यानी कि जो गुरुज थे उनको उन्होंने मारना चालू कर दिया, उनको बुली करना चालू कर दिया। वहाँ के जो गुरुकुल थे उसको उन्हें उखाड़ के फेंक दिया। इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे एजुकेशन सिस्टम यानी कि गुरुकुल सिस्टम को डायरेक्टली अटैक किया। इसी वजह से वो डिक्लाइन ग्रेजुअली चलता गया। और इसका थर्ड मोस्ट रीज़न है डिक्लाइन ऑफ पैट्रोनेज, यानी कि पहले जो किंग्स होते थे या वेल्दी फैमिलीज होते थे वो गुरुकुल्स को फंड करते थे, जिसकी वजह से वो गुरुकुल्स अच्छी तरीके से रन कर पाए और अच्छी तरीके से फैसिलिटीज उस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सके गुरु। अब बाद में जब हमारा कल्चरल चेंज होने लगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ने लगा, तब जो हमारे कॉमन पीपल थे या वेल्दी पीपल थे या किंग थे उन्होंने गुरुकुल सिस्टम को फंड करना बंद कर दिया। इसी वजह से गुरुकुल सिस्टम अच्छी तरीके से रन नहीं कर पाए। अभी हमारे इंडिया में 250 मिलियन प्लस स्टूडेंट्स स्कूल गोइंग, वो सब स्कूल जाते हैं रेगुलरली। तो इतने सारे बच्चे हम स्कूल जाते हैं, तो हमारा इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो मोर इम्पॉर्टेंटली रोट लर्निंग पे बेस्ड है, एग्जाम सेंट्रिक हमारा सिस्टम है। जितना ज़्यादा आप रट्टा मार पाओगे, जितना ज़्यादा आप एग्जाम में लिख के आ पाओगे, उसी के ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे और उसी के ऊपर आपको एक टॉपर या फेल का टैग दिया जाएगा। इसी वजह से हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादातर स्किल बेस्ड नहीं है, ज़्यादातर आपको प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। इसी वजह से हमारे इंडिया को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत होती है। कोई भी स्टूडेंट अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है तो उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। वो रीजंस पहले कुछ अलग होते थे और अब कुछ अलग है। अगर आपको पहले के रीजंस जानने हैं, उसमें का मेन रीज़न ये होता था कि वो बच्चा पढ़ाई में काफ़ी वीक है, इसलिए वो ट्यूशन जाता था। मगर अभी के जो रीजंस है वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं या
थोड़े बहुत तो उसमें मेजर चेंजेस आ चुके हैं। उसमें का फर्स्ट चेंज ये है कि स्कूल्स आर नॉट अप टू द मार्क। अभी जो सब पेरेंट्स का कहना यही होता है कि हमारे जो स्कूल्स है वो अच्छी तरीके से उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, पढ़ाया अच्छा नहीं जाता, टीचर्स अच्छे नहीं है या पर्सनल अटेंशन नहीं मिलता है। ये सब रीजन्स हम देते हैं। इसी वजह से हम स्कूल्स करते करते हुए भी हम कोचिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं या डायरेक्टली कोचिंग कर रहे हैं और स्कूल को हम बंक कर रहे हैं। ये उसका कुछ मेन रीजन्स होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये होता है कि प्रिपरेशन फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। अगर आपने कुछ डेटा के ऊपर ध्यान रखा होगा तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए नियरली 11 लाख स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था और सीट सिर्फ थी नियरली 1000 सीट्स। नीट के लिए नियरली 18 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था और सीट सिर्फ 90,000 थी। और जेई के लिए 10 to 12 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करा था और सीट सिर्फ थी 50,000। तो ये जो आप डाटा देख रहे हो, रजिस्ट्रेशन ज़्यादा है और सीट्स काफ़ी लिमिटेड है। इसी कंपटीशन को ब्रेक करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। इसी वजह से उनका बिजनेस रन होता है। यही एक पेरेंट्स के मन में डर होता है कि हमारा बच्चा उस कॉम्पिटिशन से पीछे हट ना जाए, इसलिए वो कोचिंग में अपने बच्चों को भेजते हैं। उसमें का नेक्स्ट रीज़न ये होता है कि हमारा एज ए एडिशनल सपोर्ट और अ ट्रेंड। अभी क्या बन गया है कि बच्चों को स्कूल होने के बाद कोचिंग एक कंपल्शन बन चुका है, एक ट्रेंड बन चुका है। आपको होना ही चाहिए स्कूल, कोचिंग एंड आपकी पढ़ाई, बस यही बच्चों का शेड्यूल अभी बन चुका है, एज ए ट्रेंड बन चुका है। इसलिए काफ़ी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्यूशन में भेजते हैं। मगर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब बच्चे स्कूल से आते थे तो कुछ देर के लिए पढ़ाई करते थे, फिर खेलने जाते थे, नए फ्रेंड्स बनाते थे, नए नए गेम्स खेलते थे और अपने को एक्सप्लोर करते थे। इसी वजह से उनका काफ़ी ओवरऑल डेवलपमेंट होता था और काफ़ी हैप्पीली वो रहते थे और अपना प्रोग्रेस भी करते थे। मगर अभी ऐसा नहीं रहा है। अभी आपको स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल का आने के बाद स्कूल का होमवर्क करो, फिर ट्यूशन जाओ, फिर ट्यूशन का होमवर्क करो, फिर खाओ और सो जाओ। यही आपका रूटीन बन चुका है। इसी वजह से स्टूडेंट्स जो है अपने नए नए डायमेंशन एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, अपनी नई हॉबीज़ नहीं बना पा रहे, उसको यहाँ फॉलो नहीं कर पा रहे। इसी वजह से वो गलत स्ट्रीम चूज़ करते। जो भी कॉम्पिटिशन में चल रहा है उसी के फ्लो में वो चल रहे हैं और इसी वजह से आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। यही सब रीजन्स की वजह से आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी चलते हुए दिखेंगे। नेशनल सैंपल सर्वे ने 2016 में एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, जिससे हमको पता चलता है कि हमारे कंट्री के 7.1 करोड़ स्टूडेंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एनरोल्ड है, जो कि हमारी कंट्री के 26% स्टूडेंट्स हैं। ये जो डाटा है हमको 2016 में देखने को मिला था, अभी चल रहा है हमारा 2023। नंबर्स काफ़ी बढ़ चुके होंगे, बीच में कोरोना भी आया था और काफ़ी सारे एजुकेशनल चेंजेस आ चुकी है इस टाइम के पीरियड के बीच में। ये डाटा काफ़ी अभी चेंज हो चुका होगा। और हमारे जो पेरेंट्स की इनकम होती है प्राइमरी लेवल पे नियरली 11 to 12% हमारे पेरेंट्स की इनकम सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट के फीस भरने में जाती है। और जब वो सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल तक आता है तब तक हमारे पेरेंट्स की इनकम का नियरली 33% से 40% तक इनकम सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस भरने में ही जाता है। हमारे इंडियन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का करंट मार्केट रेवेन्यू है 58,000 करोड़ नियरली एंड ये 2028 आने तक उनका हो जाएगा 1,30,000 करोड़ नियरली। डॉक्टर निमेश देसाई जो कि एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं पहले जो है इंडिया में कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन हुआ करता था, मगर अभी हमारे लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन चुका है और ये हमारी एज 5 से स्टार्ट होता है और अगले आने वाले 20 साल तक हमारा ये चलता ही रहता है। जब हमारे कंट्री में कोचिंग इंस्टीट्यूट की डिमांड बढ़ती है तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितना खराब और खोखला है। इससे हमको इंडिकेट होता है। अगर हम डाटा की बात करें तो त्रिपुरा में नियरली 81% स्टूडेंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं टोटल स्टूडेंट्स में से, और वही वेस्ट बंगाल में 78% स्टूडेंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं टोटल स्टूडेंट्स में से। कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने से आपका सिर्फ नुकसान ही होता है ऐसी बात नहीं है, आपका काफ़ी सारा फायदा भी होता है। उसमें से स्पेशलाइज गाइडेंस मिलता है, एग्जाम फोकस्ड अप्रोच हमको देखने को मिलता है, स्ट्रक्चर्ड करिकुलम होता है, रेगुलर मॉक टेस्ट होते हैं, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं और पेरेंटल सेटिस्फैक्शन। इसी वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का फायदा ये हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। हमारी इंडियन कोचिंग इंडस्ट्री जो है वो 5 तरीके से ऑपरेट करती है। उसमें का फर्स्ट तरीका हो गया ग्रुप ट्यूशंस, जो कि सारे बच्चे होते हैं वो टीचर के घर पे जाते हैं और वहाँ एक जगह जाके सीखते हैं और एक बहुत स्मॉलर लेवल पे होता है। उसमें का सेकंड आता है हमारा इसमें प्राइवेट ट्यूशंस। प्राइवेट ट्यूशंस में क्या होता है कि टीचर उन बच्चों के घर पे आके पढ़ाते हैं और उसमें उनको स्पेशलाइज तरीके से पर्सनल अटेंशन दिया जाता है और सारे सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाए जाते हैं। इसमें फीस ज़्यादा काफ़ी हाई होती है रेगुलर ट्यूशन से।
इसमें थर्ड मॉडल होता है ऑफलाइन सेंटर्स, जिसमें सारे बच्चे एक जगह पे इकट्ठा होते और वहाँ पे टीचर आके आपको रेगुलरली पढ़ाता है। जैसे स्कूल्स में सब एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे रेगुलरली पीरियड्स होते हैं, और इन ऑफलाइन सेंटर्स में काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइब्रिड सेंटर्स। हाइब्रिड सेंटर्स में वो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है, जिसमें टीचर फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है, टीचर ऑनलाइन तरीके से आपको पढ़ाता है, वो भी बिग स्क्रीन के ऊपर। आप सिर्फ वहाँ क्लास में जाकर बैठते हो और वो आपको लेक्चर अटेंड करना होता है और आप डाउट वहाँ पे पूछ सकते हो, और एक टीचर आपको दिया जाता है डाउट के लिए, और साथ ही साथ जो भी आपके टेस्ट होंगे या डीपीपीज होंगे वो आप वहाँ जाके कलेक्ट कर सकते हो या दे सकते हो। ये होता है हाइब्रिड मॉडल। इसमें हमारा फाइनल मॉडल है ऑनलाइन ट्यूशंस, जिसमें आपके जो भी लेक्चर्स होंगे कॉम्पिटिशन के एग्जाम के, जो आप घर पे बैठ के या कभी कहीं पे भी बैठ के आप देख सकते हो, जो कि आपको रिकॉर्डेड या लाइव फॉर्म में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ ये जो ऑनलाइन ट्यूशंस होते हैं जिसमें आपको टीचर एक डिवाइस के माध्यम से पढ़ाता है, उसके लिए आपके पास लैपटॉप या मोबाइल या कोई भी डिवाइस होना चाहिए जिससे आप वो लेक्चर अटेंड कर सकोगे, और जो भी उसके नोट्स होंगे, टेस्ट होंगे, वो सब आपको उसी डिवाइस पे आपको देने होंगे। इसको ज़्यादा बूस्ट मिला है कोरोना में, क्योंकि जब सब बंद हो चुका था तब कोरोना में ऑनलाइन एजुकेशन को काफ़ी सपोर्ट मिला है, क्योंकि सब घर पे ही बैठे थे और सब ऑनलाइन लेक्चर्स ही अटेंड कर रहे थे। इसी वजह से ये मॉडल काफ़ी कोरोना के बाद सक्सेसफुल रहा है। और ये जो ऑनलाइन ट्यूशंस होते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स या हाइब्रिड सेंटर्स। और हमारे इंडिया के कोचिंग इंडस्ट्री में पोटेंशियल देख के बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा होगा काफ़ी सारी कंपनीज, एडटेक कंपनीज में बाहर के इन्वेस्टर्स ने फंड किया है उसको। जैसे पॉपुलर एडटेक कंपनीज देखा, जैसे फिजिक्स वाला हो गया, अनअकैडमी हो गया, बायजूस हो गया। ये जो आपको देखने को मिलते हैं वो हर एक एग्जाम के लिए आपको प्रोवाइड करते प्लेटफॉर्म, और साथ ही साथ इनको काफ़ी बाहर से भी फंडिंग दिया जाता है, जिससे आप समझ सकते हो कि हमारे कोचिंग इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा मार्केट बन चुका है वो अभी इंडिया के लिए। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है इसके साथ हमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या मेन रीज़न है वो हम जानते हैं। सबसे पहले उसमें का फर्स्ट रीज़न है नॉट अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स उस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एनरोल करते हैं उनको समझते ही नहीं है। क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो लगातार 6 से 7 घंटा सिखाते हैं बिना किसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल या बिना किसी स्टोरी बेस्ड लर्निंग के हिसाब से, इसलिए वो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए उसे सहन करना। नेक्स्ट है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो काफ़ी देर रात तक चलते हैं, जिससे गर्ल्स की सेफ्टी का भी काफ़ी इशू आ जाता है। इसीलिए वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए नहीं चलते, वो डे एंड नाइट रेगुलरली चालू ही रहते हैं। और जब तक आप एक टॉपर नहीं हो तब तक आपके ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। अगर आप टॉपर हो, पढ़ाई में काफ़ी एक्सेलेंट हो, तो आपको स्पेशल टीचर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, स्पेशल नोट्स दिए जाते हैं, स्पेशल क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और आपकी स्पेशल बैच बनाई जाती है जिसमें आपको अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाता है। और जो भी स्टूडेंट्स थोड़े बहुत वीक है या थोड़े बहुत पढ़ सकते हैं उनके बैचेस पूरी तरीके से अलग बनाए जाते हैं और उनको अलग टीचर्स दिए जाते हैं, उनको पूरा माहौल ही उनका अलग होता है कॉम्पिटिशन से हटके। इसलिए जो डिवीजन होता है टॉपर और नॉर्मल स्टूडेंट्स में, हर एक को अच्छी तरीके से कॉमनली सिखाया नहीं जाता है। ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। और जो बाकी के जो नॉर्मल स्टूडेंट्स बचे हुए होते हैं उनको सिर्फ वो एज ए प्रॉफिट मेकिंग मशीन की तरह ट्रीट करते हैं, इससे सिर्फ वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। और जो भी उनके टॉपर्स होते हैं, जो भी उनका रिजल्ट लाने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पहले से अलग कर चुके होते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का सेकंड प्रॉब्लम ये है कि स्कैम विद स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि पोचिंग ऑफ टीचर्स, यानी कि जब भी कोई स्टूडेंट किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है तब एडमिशन लेने से पहले उसको कुछ टीचर्स दिखाए जाते हैं कि ये टीचर्स आपको थ्रू आउट द बैच में पढ़ाएंगे। मगर बच्चा जब वो एडमिशन ले चुका होता है, जब बैच स्टार्ट होता है, तब उसको पता चलता है कि जो भी टीचर उसको पढ़ाने वाला था वो टीचर किसी और इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ा रहा है, और उसको अगर उस टीचर से पढ़ना होगा तो वो इस इंस्टीट्यूट को छोड़ना होगा और उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा, जिससे स्टूडेंट के ऊपर काफ़ी बड़ा मेंटल प्रेशर आता है। ये काफ़ी गंदी प्रैक्टिस होती है जो टीचर्स परफॉर्म करते हैं या जो भी बड़े जाइंट्स होते हैं ऑफलाइन कोचिंग इंडस्ट्री के जो इसको कराते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है नॉट कंप्लीटिंग सिलेबस, यानी जो भी उन स्टूडेंट्स को प्रॉमिस किया जाता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट करा जाएगा, मगर जो भी टॉपर बैच होता है उसमें सारे रेगुलर क्लास होते हैं, एक्स्ट्रा नोट्स दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाते हैं, पर्सनल अटेंशन दिया जाता है। मगर जो भी नॉन टॉपर बैच होते हैं, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग मशीन्स होते हैं जो स्टूडेंट्स, उनके ऊपर उनको सिर्फ एंटरटेन रखा जाता है, उनको सिर्फ रेगुलर इसमें सिखाया तो जाता है मगर उनका सिलेबस टाइम पे कभी कंप्लीट ही नहीं करा जाता है। ये काफ़ी मेन प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के पास।
और इनका सेकंड पॉइंट ये होता है कि टॉपर स्कैम, यानी कि जब आप देखोगे कुछ न्यूज़पेपर में सेम स्टूडेंट हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में कैसे प्रेजेंट हो सकता है, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो कैसे पढ़ सकता है, कैसे उनके नोट्स ले सकता है, तो ये तो स्कैम हुआ पेरेंट्स के साथ। जो भी वो सिर्फ एक साइड देखेगा उसको तो लगेगा कि वो स्टूडेंट सिर्फ उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, मगर जब आप इसको डिटेल में जानोगे तो आपके साथ तो एक बड़ा वाला स्कैम हो गया कि सेम स्टूडेंट्स हर एक इंस्टीट्यूट में कैसे प्रेजेंट हो सकता है। वो काफ़ी अभी बड़े स्केल पे चल रहा है हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में कि स्टूडेंट के साथ स्कैम करा जाए, फेक टॉपर्स दिखाए जाते हैं आपको, कुछ टॉपर्स को ब्राइब देके या कुछ टॉपर्स को मनी देके खरीद लिया जाता है। वो एक्चुअली तो सिर्फ सेल्फ स्टडी तो करा होता है या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से पढ़ा होता है, मगर उसको पैसे देने की वजह से वो उसका पूरा नेम एंड उसका रिजल्ट वो यूज़ करते हैं एज ए पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। नेक्स्ट होता है कि इसमें जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से वो फाउंडेशन के नाम पे क्लास 5th क्लास 4th से ही बच्चों को IIT का फाउंडेशन या नीट का फाउंडेशन के बारे में पढ़ाते हैं, जिससे वो जो बच्चा होता है, वो जो छोटी उम्र का बच्चा होता है जो पहले सिर्फ अपना पढ़ाई और खेलने के ऊपर फोकस करता है, मगर उसको पूरी तरीके से उसका खेलना बंद करके या उसका अदर एक्सटर्नल ग्रोथ बंद करके उसका पूरा चाइल्डहुड ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक फाउंडेशन के नाम पे खा जाते हैं। हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कोचिंग की वजह से कि इंडिया में डमी स्कूल कल्चर बन रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि क्लास 10th के बाद, पॉपुलरली क्लास 10th के बाद स्टूडेंट जो है अपने स्कूल्स अटेंड नहीं कर रहे क्लास 11th और 12th में, कंपटीशन के लिए वो डायरेक्टली स्कूल को स्किप कर देते हैं और डायरेक्टली वो ट्यूशन्स में जाके अपना रेगुलरली पढ़ाई करते हैं वहाँ पे। जिससे क्या होता है कि जिसके पास वो फीस पे कर सकता है उस इंस्टीट्यूट की, वही सिर्फ उसमें जाता है, मगर जो वो पे कर नहीं सकता है फीस, वो जो पढ़ने के लिए स्कूल्स में जाता है उसको वो टीचर्स पढ़ाते ही नहीं, क्योंकि 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली ट्यूशन्स में जाते हैं और अपना स्कूल स्किप कर देते हैं। उससे जो भी वो स्कूल का कंट्रोलर या हेड होता है वो डायरेक्टली अनएजुकेटेड हो या अनक्वालिफाइड टीचर्स हो, उनको वो भर्ती करके लेते हैं, जिससे क्वालिफाइड टीचर्स नहीं आते आगे, जिससे वो कुछ मनी लेता है उन टीचर्स से और उनको भर्ती करता है, जिससे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए वो ठीक तरीके से मिलती नहीं है, जिससे जो भी स्टूडेंट जिसके पास पैसा नहीं है वो डायरेक्टली कुछ सीख ही नहीं पाएगा, जिसको सीखना है उसको ट्यूशन ज्वाइन करना ही पड़ेगा। इस तरीके का कल्चर हमारे इंडिया में बन रहा है अभी, जिससे ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हमारे फ्यूचर के लिए हो सकता है। और इस डमी स्कूल में आपको करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको एक एडमिशन लेना होता है। उस एडमिशन के बाद सिर्फ आपको जो भी एग्जाम्स होते हैं आपके एनुअली, बस उसमें आना होता है और उसमें आपको सिर्फ एग्जाम लिख के जाना होता है। अगर आपका स्कूल उससे भी कुछ अलग होगा तो आपको वो डमी स्कूल आपको एग्जाम के टाइम में आपको पूरा आंसर शीट भी प्रोवाइड करेगा, या कभी कभी तो खुद आंसर लिख के आपका पेपर भी सबमिट कर देगा। इस तरीके से वो पूरा एजुकेशन सिस्टम ही बर्बाद कर देता है ये डमी स्कूल कल्चर। कोचिंग इंस्टीट्यूट की वजह से फोर्थ प्रॉब्लम ये है कि सुसाइड एंड स्टूडेंट मेंटेलिटी। NCBR यानी कि नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स के हिसाब से 2016 में 9,478 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करा था, 2017 में 9,905 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करा था, और 2018 में 10,159 स्टूडेंट ने सुसाइड करा था, और 2021 में 13,000 स्टूडेंट प्लस ने सुसाइड करा था। यानी कि डेली 35 प्लस स्टूडेंट सुसाइड कर रहे थे। और उसके पीछे का रीज़न क्या था कि वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे। ये है रियलिटी हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स की, कि वो डेली 35 प्लस सुसाइड कर रही है। ये डाटा कब का है? 2021 का। अभी हमारा 2023 चल रहा है। ये डाटा सिर्फ नियरली डाटा है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये हमारी सिचुएशन क्यों है? इसके पीछे 3 मेन रीजन हो सकते हैं। उसमें का फर्स्ट रीजन है प्रेशर ऑफ परफेक्शन। हमको हर एक चीज़ में परफेक्शन आना होता है, हमको इतने मार्क्स आने ही चाहिए, हमको पास होना ही है, हमको इसमें क्रैक करना ही है। ये जो स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर होता है उसका इनबिल्ट या सोसाइटी प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो परफेक्ट होना चाहते हैं हर एक चीज़ में, जिससे वो स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है। नेक्स्ट उसमें आता है फैमिली एक्सपेक्टेशन। जब वो स्टूडेंट्स अपनी फैमिली से दूर रहता है, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट अटेंड करता है, तो हेवी फीस पे करता है, सिर्फ कोचिंग की ही नहीं, उसके रहने के लिए, खाने के लिए, हर एक इसमें वो काफ़ी ज़्यादा खर्चा करता है। जब उसको कुछ रिजल्ट दिखता नहीं है, कुछ उसमें अच्छा नहीं दिखता है, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फैमिली का प्रेशर बिल्ड होता है, जिससे वो सुसाइड कर लेता है। थर्ड होता है वीक इन एकेडमिक्स। इसके पीछे और 2 रीजन हो सकते हैं। उसमें का फर्स्ट है जिसने वो अच्छा इंस्टीट्यूट या अच्छा टीचर नहीं चूज किया, जिसकी वजह से वो फीस भर चुका है उस इंस्टीट्यूट में और उसको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, इंस्टीट्यूट कोऑपरेट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर बिल्ड होता है और वो सुसाइड कर लेता है, जिससे वो एकेडमिक्स में वीक हो जाता है। उसमें नेक्स्ट पॉइंट ये भी होता है कि उसने गलत स्ट्रीम चूज कर ली, उसने गलत करियर चूज कर लिया, उसको इसमें जाना ही था ड्यू टू सोसाइटी प्रेशर, ड्यू टू फ्लो ऑफ आवर
एजुकेशन उसमें वो बह के आ गया होता है, जिसने जब फ्लो में उसने इंजीनियरिंग ले ली, फ्लो में उसमें मेडिकल ले लिया, इसीलिए वो उसमें प्रेशर में आ जाता है और उससे नहीं हो पाता है, वो उसका इंटरेस्ट नहीं होता है उस फील्ड में, इसलिए वो सुसाइड कर लेता है। ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। उसके ऊपर सोल्यूशन ये है कि आप सही समय पे राइट करियर चूज करो, इसलिए आपको करियर गाइडेंस का काउंसलिंग होना चाहिए। अब क्या होता है कि सबको फाउंडेशन दिया जाता है क्लास 5th 6th IIT फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है सिर्फ एक सिलेक्टेड रूट में ही जाते हैं, उनको अच्छी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाते। जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा था कि आपको स्टूडेंट्स जो है एक्सप्लोर नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो स्कूल जाते, कोचिंग जाते, फिर जो उनका डेली एक्टिविटीज से उनका पूरा दिन चला जाता है, वो ज़्यादा खेलते नहीं है, तो ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन नहीं करते, कुछ हॉबी नहीं है उनकी, इसकी वजह से उनके ऊपर काफ़ी इफेक्ट गिरता है। इसलिए उनको काफ़ी खेलना भी चाहिए, काफ़ी दूसरे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, फैमिली फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए और साथ ही साथ स्टडी मेंटेन करना चाहिए। ये सब जब वो करेंगे तभी वो कुछ अपना एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। और वो क्या होता है कि कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पाते, कोई भी स्टूडेंट्स सिर्फ घर पे है या सिर्फ कोचिंग या स्कूल में अटके पड़े हुए, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई मेडिटेशन नहीं है, या इसकी वजह से वो काफ़ी तनाव में आ जाते हैं। और इससे क्या होता है कि वो काफ़ी सारे इश्यूज फेस करते हैं, जैसे कि हम बात करें सुसाइड की तरफ। स्टूडेंट में काफ़ी पेशेंस नहीं है, क्योंकि प्रेशर की वजह से, पूरा एक्सटर्नल प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर या इंटरनल प्रेशर, जिसकी वजह से वो अपना पेशेंस खो देता है कि लाइफ मस्ट गो ऑन, लाइफ सिर्फ हमारी इतनी नहीं है कि हमारे एक एग्जाम की वजह से हम उसको दे दें हमारी लाइफ किसी को। इसीलिए हमको एक पेशेंस स्टूडेंट्स में डेवलप नहीं हो पाता है और वो काउंसलिंग के थ्रू, एक मेंटरिंग के थ्रू स्टूडेंट्स में आता है। इसलिए इसमें काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट काफ़ी लैक कर रहे हैं, उसमें काफ़ी कम हो रहे हैं, इसलिए हमको प्रोवाइड करना चाहिए कोचिंग की तरफ से। इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है? गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जिससे पूरे एक्टिविटीज पे वो कंट्रोल रख सके और उसको रेगुलेट कर सके। इसीलिए 2007 में राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महेंद्र मोहन ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था द कोचिंग सेंटर रेगुलेशन एंड कंट्रोल बिल, जिसके माध्यम से उनका कहना यह था कि ये जो कोचिंग सेंटर्स है अभी वे लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी टाइम आ गया है कि अभी उनको कंट्रोल करें। इस बिल के अंदर क्या था कि कोई भी पर्सन या कोई भी एंटिटी अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट रन नहीं कर सकते बिफोर रजिस्ट्रेशन विद गवर्नमेंट, यानी कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी को खोलना है उसको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जो भी इंस्टीट्यूट पहले से रन हो रहे हैं इस बिल के पहले से, उनको एक सिलेक्टेड टाइम दिया गया था 30 डेज का, जिसपे उनको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। और जब रजिस्ट्रेशन के लिए वो अप्लाई करेंगे तब एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी बॉडी उनके इंस्टीट्यूट में विजिट करेगी और उनके इंस्टीट्यूट में सारे बेसिक फैसिलिटीज है कि उनका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, वो सारे फैसिलिटी स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, ऐसे सारे एंगल से वो इंस्पेक्शन करेंगे। जब उनको रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी मिलेगा तभी वो उस इंस्टीट्यूट को एक सर्टिफिकेट अलॉट करेंगे, तभी वो इंस्टीट्यूट रन हो पाएगा। ये इस बिल में लिखा था और काफी सारे रेगुलेशन लिखे थे जो मैं आपको अभी बताऊंगा। कितनी फीस स्टूडेंट से चार्ज करनी चाहिए ये भी फिक्स कर सकती है, और जो भी स्टूडेंट वहां पे पढ़ने के लिए आते हैं, जो भी टीचर उनको पढ़ाते हैं, उन टीचर का मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए ये भी ये बॉडी फिक्स कर सकती थी। और स्टूडेंट और टीचर का जो भी रेशियो है वो भी ये बॉडी फिक्स कर सकती थी। एंड जो भी मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू करने के लिए, क्या क्या बेसिक फैसिलिटीज पहले प्रोवाइड करी जा सकती है वो करनी ही चाहिए, ये भी ये बॉडी फिक्स करेगी। और जो भी अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा वो भी ये बॉडी फिक्स कर सकती थी। और साथ ही साथ जो भी इस रूल्स को फॉलो नहीं करेगा उसको 2 साल तक जेल जाना पड़ेगा और 25 लाख तक उसको फाइन भरना पड़ सकता है, ये इस एक्ट पे लिखा गया था। अब जो भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन की हमने बात करी ये आपको ज़्यादा फॉलो होते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि जो भी टियर 2 और टियर 3 में काफ़ी जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो रन करते हैं, वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, वो रन गवर्नमेंट के जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं वही रन करते हैं, उनके जो भी नेटिव्स होते हैं फैमिली मेम्बर्स वही इस पूरे इंस्टीट्यूट्स को रन करते हैं, जिससे ये रेगुलेशंस वो ज़्यादा फॉलो नहीं करते। इसका एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। समाजवादी पार्टी के लीडर मुलायम सिंह यादव ने मोर देन 100 करोड़ के फंड एक कॉलेज को दिया था, जो कॉलेज का नाम था चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और उस कॉलेज के जो भी हेड थे वो समाजवादी पार्टी के मेंबर थे और उनके भाई थे जिनका नाम था शिवपाल सिंह यादव। यानी कि ये जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपने ही कॉलेज को गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स लेते हैं, उसमें काफ़ी बड़े बड़े अमाउंट्स के फंड्स अपने कॉलेज में देते हैं एज अ डोनेशन या एज अ डेवलपमेंट फंड के नाम पे, और वही फंड्स वो अपने पर्सनल यूज के लिए लेते हैं। और जो भी उसी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या जो भी लीडर्स हो, वो उनको जो डेवलपमेंट फंड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से उनके लोकेलिटी डेवलप करने के लिए, उनके पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, वो सारे फंड्स ये
अपने ऐसे कॉलेज में ले लेते हैं और अपने प्राइवेट यूज़ के लिए ले लेते हैं, जिससे पब्लिक को भी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है और वो कॉलेज भी डेवलप नहीं होता है। इस तरीके से ये जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई फॉलो नहीं करता है, क्योंकि जो भी ये गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सारे गवर्नमेंट के पॉलिटिशियंस ही ओन करते हैं और उसी का फायदा ये सारे पॉलिटिशियंस उठाते रहते हैं बार बार। और इसी की वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होते जा रहा है और आगे भी होते रहेगा। इसको रोकने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय ये होता है कि हम एक प्रॉपर कैंडिडेट को वोट करें और उसी को सपोर्ट करें, बिना किसी ब्राइब या बिना किसी पैसे के हम वोट कर सकते हैं। इसी की इससे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसी सारे प्रैक्टिसेस की वजह से हमारे इंडिया में डमी स्कूल कल्चर काफ़ी बढ़ता ही जा रहा है। वो स्कूल की तरफ ही अब लिमिटेड नहीं हो गया है, वो डमी कॉलेज कल्चर भी बनता ही जा रहा है अभी। इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट गर्ल्स की ओर होता है, जो कि टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ यानी कि रूरल इंडिया में रहते गर्ल्स, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इससे। क्यों? क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं कुछ ओल्ड स्कूल थॉट होते हैं, उनको पहले से स्कूल में भेजना नहीं चाहते, उनके कुछ सेफ्टी इश्यूज़ होते हैं, उनके कुछ पॉवर्टी इश्यूज़ होते हैं, उनके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं या सेफ्टी इश्यूज़ होते हैं। इनकी वजह से पहले से अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अच्छे रहे तो भी ये इनको भेजना नहीं चाहते हैं। अगर इंस्टीट्यूशंस पहले से ऐसे गंदे उनको दिख गए तो क्यों भेजेंगे अपने बच्चे को स्कूल में या उस कॉलेज में? तो इसीलिए इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट गर्ल एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए इन सब को सुधारने के लिए हमें कलेक्टिवली कुछ स्टेप लेना ही पड़ेगा। कोई भी एजुकेशन सिस्टम या कोई भी इंस्टीट्यूट परफेक्ट नहीं होता है, उसको बनाना पड़ता है एक कॉमन कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अच्छा कंट्रीब्यूट करना चाहिए आपकी कंट्री के लिए। अगर आप लॉयर हो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जो भी वर्क आप कर रहे हो उसमें आपको अच्छा आपका 100% देना होता है और ईमानदारी से देना होता है, जिससे कंट्री का बेनिफिट हो। और नेक्स्टली क्या होता है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसको पूरी तरीके से पॉलिटिशियन के हाथ से निकालना होता है। जो भी इस इंस्टीट्यूट को रन करेगा वो एजुकेशनली क्वालिफाइड होना चाहिए और वो डायरेक्टली क्वालिफिकेशन उसका एजुकेशन के बेस पे होना चाहिए, ना कि पॉलिटिशियन के बेस पे। तभी हम कुछ इस इंस्टीट्यूट्स को सुधार पाएंगे। और जो भी हमारे कॉमन क्यूरीज या प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम पॉलिटिशियन के साथ डिस्कस नहीं करते, उनको बताते नहीं। क्यों? क्योंकि वो सुनेगा ही नहीं। हम पहले से ऐसे मान के चलते हैं कि जब भी कोई पॉलिटिशियन आता है तो अच्छा हमारा काम करेगा ही नहीं, ये हम मान के चलते हैं और हम डरते हैं उनसे। और हमारे जो भी इश्यूज होते हैं वो हम रेज नहीं करते प्रोमिनेंटली, क्योंकि ये हमको आगे बदलना होगा। हमको जो भी हमारे इश्यूज होंगे एजुकेशन में वो प्रोमिनेंटली मेन स्ट्रीम में उसको लाना ही पड़ेगा, उसके ऊपर फोकस करना ही पड़ेगा, तभी हम इसको सुधार सकते हैं। और अगर हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अगर टॉप नॉच बनेंगे, टॉप क्लास के बनेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और तभी इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का इंपॉर्टेंस घटेगा और जो भी कॉमन है, जो भी पुअर पीपल है, वो भी एक अच्छा एजुकेशन ले पाएंगे और मेन स्ट्रीम इसमें आएंगे और अच्छा अपना करियर डिसाइड कर पाएंगे। और जो भी हमारा अगर हमको इंडिया को टॉप पे लाना है तो कॉन्ट्रीब्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम यू, या हमें कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी तरफ से स्टार्ट होगा, ये हमको मान के चलना पड़ेगा और हमको काम करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। ये वीडियो में मैंने जो भी मेरे पॉइंट्स बताए तो काफ़ी रिसर्च करके बताए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो मिलते रहेंगे ऐसी वीडियोज़ को लेकर आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।